स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम सीमा है। कुछ ही देर में मैं अपने घर से जाने वाली थी। मेरी शादी हो चुकी थी। सब लोग मेरी शादी में आए थे और अब खाना खा रहे थे। मेरे पति का नाम अर्जुन था। वह कुछ देर के लिए मेरे पास से उठकर चला गया तो मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार आकर मेरे पास बैठ गए। उसमें से कुछ लोगों की शादी हो चुकी थी और कुछ की अभी नहीं हुई थी। उन्होंने अजीब अजीब बातें करनी शुरू की तो मैं हैरान हो गई थी। इन सब ने आज तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की और अब कैसे खुलकर बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब तो तेरी भी शादी हो गई है। हमने पहले तुमसे इसलिए कोई बात नहीं की कि कहीं तू डर ना जाए। मैंने कहा, मैं तो अब भी डर रही हूँ। तो कहने लगे, अरे डरने की क्या ज़रूरत है, बस ये याद रखना कि आज की रात बड़ी ज़रूरी है। जो आज जीत जाएगा सारी ज़िंदगी उसी का हुक्म चलेगा। मैंने कह दिया, मुझे हुक्म नहीं चलाना, मैं तो हुक्म सुन लूँगी। जब पति इतना सुंदर हो तो इंसान हुक्म सुन लेता है। तो वह कहने लगी, ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बाद में हमें ही आकर कहेगी अब मैं क्या करूं। मेरी एक दोस्त थी, लेकिन मन ही मन वह मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। मैंने उसे शादी में इसलिए बुलाया था ताकि वह शादी में आकर देख सके कि मैं कितनी खुश हूँ। उसने सबके सामने बहुत अजीब बात कर दी और जब मैं अपने घर गई और शादी की रात मेरा पति कमरे में आया तो मुझे उसकी बात बिल्कुल सच लगने लगी। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी और मुझे उसी दोस्त की बात याद आ रही थी जिसने कहा था कि तेरे पति को तो देखकर ही पता चल रहा है कि इसका इतना लंबा। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे घर में कुछ भी नहीं था। ये जो बीच वाले लोग होते हैं ना, वह किसी से मांग कर कुछ खा सकते थे और कुछ लोग समझते हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं और असल में उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे लोग गरीबों से भी बुरे होते हैं क्योंकि गरीब आदमी तो मांग कर खा लेता है। हम तो किसी से मांग भी नहीं सकते थे। मैं सारी ज़िंदगी इस गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ मेरे बाबूजी को कभी नहीं कहती थी कि थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश किया करो। बस कहती थी, जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना सीखो। मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी, ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूँगी क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर सकती थी। इसलिए सोच लिया था कि किसी बहुत अमीर आदमी से शादी कर लूँगी तो फिर सारी ज़िंदगी बैठकर खा लूँगी। फिर वह भले मेरे साथ झगड़ा करे, लड़ाई करे, ये मुझे थप्पड़ लगाए, मैं कम से कम पैसों वाली तो रहूँगी। मेरी बहुत सारी दोस्त थी और मेरे चाचा और फूफा की भी बहुत सारी बेटियाँ थीं। वह सब मुझसे मुकाबला करती थी और हर काम में मुझसे आगे थी क्योंकि उनके घर की हालत अच्छी थी। लेकिन मैं इतनी सुंदर थी कि पुराने कपड़ों में भी उनसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए वह मुझसे बहुत जलती थी। मैं उनको और ज़्यादा जलाया करती थी, लेकिन मेरे पास था क्या, इसलिए सोचा कि किसी अच्छी जगह रिश्ता करवाती हूँ। एक औरत हमारे घर में आती थी। उसने मेरी माँ से कहा था कि एक लड़का है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसकी माँ चाहती है कि उनके लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए जो घर की भी देखभाल करे और लड़के को भी खुश रखे और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने जब लड़के की तस्वीर देखी थी तो कह दिया था कि हमें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अब वही औरत फिर से आई थी और बातों बातों में जिक्र कर रही थी कि अब तक उस लड़के की शादी नहीं हुई। मेरे मन को तो खुश होना चाहिए था क्योंकि वह लोग बहुत अमीर थे और सिर्फ लड़के की एक माँ थी। कोई बहुत बड़ा घर परिवार भी नहीं था कि पूरा दिन मैं रसोई घर में ही रहती। फिर मेरी माँ मना क्यों कर रही थी। जब मेरी माँ रसोई में आई तो मैंने कहा, क्या बात है माँ, तुमने इस रिश्ते से पहले भी मना किया था और अब भी वही आंटी कह रही है तो तुम उसकी बात ही नहीं सुन रही हो। मेरी माँ ने कहा, तुझे क्या लगता है, अगर ये लड़का इतना ही अच्छा है, इसकी माँ भी अच्छी है और ये लोग अमीर भी हैं, तो फिर अब तक इस लड़के की शादी क्यों नहीं हुई। मैंने अपना सर पकड़ लिया। शादी करवाने के लिए ही तो वह लोग कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि सीआईडी की तरह एक छोटी सी बात को लेकर आपने इस रिश्ते को मना कर दिया। तुम उनसे जाकर कह दो हमें रिश्ता करना है। मेरी माँ हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा, तू शादी करना चाहती है।
उन्होंने लड़के की तस्वीर भी मुझे दिखाई थी। तस्वीर में भी लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आम लड़कों से थोड़ा सा अलग लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गोरा था और ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। मैंने कहा, और क्या, मेरे लिए किसी मजदूर की शक्ल वाले काले से लड़के का रिश्ता आता तो क्या तुम मान जाती? इतना सुंदर आदमी है, बस इसी से मेरी शादी करवा दो। अमीर आदमी ऐसे होते हैं, उनके हाथ पांव मैले नहीं होते। मेरी माँ ने कहा कि अब तो खुद कह रही है कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा, कोई गड़बड़ नहीं है। और उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि अगर कोई गड़बड़ होती भी तो मैं कहती कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी, तुम बस मेरी शादी करवा दो। और आबादी देखी है हमारे देश की, इतने अमीर घर का लड़का कभी नहीं मिलता। और हमारे घर में था ही क्या, कुछ भी नहीं था। फिर भी उन लोगों का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा, हम आपकी बेटी को देखने के लिए आना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरी माँ ने कहा, नहीं। मेरी माँ बाद में कहने लगी कि बात तो बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। जब वह लोग आए तो लड़का साथ नहीं था, उसकी माँ और एक बुआ भी थी, वह भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। जब मेरी माँ ने कहा कि लड़की को देख लेते तो उसने कहा कि लड़की को हम देख लेते हैं, लेकिन अपनी बहू की नज़र से देखेंगे। हमें यूं किसी की बहू बेटी को देखने का शौक़ नहीं है। आप रिश्ता पक्का समझें और हमें जल्दी ही कोई तारीख बता दें। वह लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने भी मेरी तस्वीर देखी थी क्योंकि उस औरत को मेरी माँ ने तस्वीर दी हुई थी। जब मैं बाहर गई थी वह मेरे से ऐसे ही पेश आने लगी कि जैसे मैं उनकी बहू नहीं, बेटी हूँ। मैं बहुत खुश हुई। मेरी माँ के दिल से भी सब कुछ निकल गया और उसने भी कहा कि ठीक है। इसी तरह बात आगे बढ़ने लगी और मेरी शादी तक बात आ गई। मेरी शादी होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। वह लोग ही सब खर्चा कर रहे थे और मेरा बहुत ख्याल कर रहे थे। मेरी पसंद से ही शादी का लहंगा और सब कुछ खरीदा गया। ऐसे लोग तो नसीब वालों को मिलते हैं। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी वाले दिन मेरी दोस्त ने मुझे डरा दिया था। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी और आज मेरी सुहाग रात थी। दरवाजे में हलचल की आवाज़ थी। शायद मेरा पति आ रहा था। मैं घबरा गई थी, इतनी जल्दी आ गया। मुझे तो लगा कि थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन जब देखा तो वह मेरा पति नहीं, मेरी सासू माँ थी। मैं सोचने लगी कि इनका यहाँ पर क्या काम है। वैसे वह बहुत अच्छी थी और आज के दिन तो कोई भी हो दुल्हन के साथ अच्छे तरीके से ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हें अपने बेटे के बारे में एक बात बतानी है। आते ही उन्होंने सीधी बात कह दी। मैंने कहा कि जी बताएं, क्या बात है? तो कहने लगी कि मेरा बेटा बाकी लोगों से थोड़ा सा बदला हुआ सा है। हमने तुम्हें इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम हमें बहुत अच्छी लगी थी। ऐसी लड़की लगी थी कि जिसको अपनी मर्जी से हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। वो मुझे किस रूप में ढालना चाहती थी? मैंने कहा कि मम्मी जी, मैं आपकी बात नहीं समझी। देखो, अब तो तुम इस घर की हो गई हो। इस घर के सारे राज तुम्हारे भी राज हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन तुम्हें उसे अपने सीने में रखना होगा और कभी किसी को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं, दोस्तों को भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा कि मम्मी जी, आप क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? देखो, आज तो शादी की रात है। दुल्हन के साथ लोग मजाक करते हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह बात याद रखना कि इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अगर मेरी बात मानोगी तो इस दुनिया की सबसे खुश लड़की बन के रहोगी। नहीं तो क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने कहा कि आपने तो मुझे कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं बताई। अगर ऐसी ही कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता दें, तो मुझे पता चल जाएगा। अभी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। अर्जुन आ रहा है, बस थोड़ी देर में आता ही होगा, तो तुम उसका इंतज़ार करना और घूंघट निकाल कर बैठ जाना। उसे शादी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वह कहता था कि जब मैं कमरे में जाऊं तो मेरी पत्नी घूंघट करके बैठी हो और मैं उसका घूंघट उठाऊं और फिर उससे बातें वगैरह करूं। इसलिए तुम थोड़ा शर्मा भी लेना। मुझे पता है आजकल की लड़कियों को इतनी शर्म नहीं आती क्योंकि वो तो शादी को लेकर बहुत खुश होती हैं। एक हमारा ज़माना था, हम लोग डरे हुए होते थे
जबकि मैं दिल में सोच रही थी कि आप भी तो मुझे डराकर ही तो जा रही हैं। खैर, वह वहाँ से चली गई और अब मैं अर्जुन का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी आ गया। मैंने घूंघट किया था, इसलिए मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, पर वह कमरे के अंदर आया। फिर उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सीधा बाथरूम में चला गया। शायद वहाँ से कपड़े बदल कर आया हो और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो मैं थोड़ी परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि बस उसके बाद मैं चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकली। और इससे पहले कि मैं घर से ही निकल जाती, मेरी सासू माँ ने हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में खींच लिया और कहा कि बैठ जाओ यहाँ छुपकर, कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा, मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मैं जा रही हूँ। मैं किसी भी तरह से वहाँ से भागना चाहती थी। तुमने झूठ बोला है मुझसे। आपका बेटा तो बाकी मर्दों की तरह नहीं है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। ऐसे मर्द के साथ कौन सी औरत सुखी रह सकती है। तो मेरी सास ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने आसपास इतना बड़ा घर है। तुम्हारा घर इस घर के एक कमरे जितना भी नहीं था। यह देखो, मेरे हाथों में सोने के कंगन हैं। बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी पैसे नहीं कमाएं तो हमारा गुजारा हो सकता है। और तुम हो कि यहाँ से भागना चाहती हो। ये तुम्हारे लिए स्वर्ग है और तुम्हारा घर अब तुम्हारे लिए नर्क होगा। मैंने कहा, लड़की के लिए उसका घर कभी नर्क नहीं होता। तो मेरी सास ने कहा, हाँ होता है। जब उसकी शादी हो जाती है फिर वह वहाँ सिर्फ मेहमान बनकर जाती है तो उसकी इज्जत होती है, सब लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन पति के साथ जाती है तो सब लोग उसका ख्याल करते हैं। लेकिन जब अपने पति को छोड़कर चली जाती है ना, तो उसका अपना ही घर उसके लिए नर्क बन जाता है। फिर सब लोग उसे बुरा ही सुनाते हैं, कहते हैं तुम्हारी अपनी गलती की वजह से ही पति ने छोड़ा होगा। और फिर सोचो तो सही, अभी तो तुम्हारी शादी को 4 घंटे भी नहीं हुए। अगर तुम इस तरह वापस जाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा के दिल पर क्या गुजरेगी। तुम्हारे पापा तो बीमार भी रहते हैं, तुम क्यों उन्हें परेशान करना चाहती हो। बैठ जाओ यहाँ। मैंने कहा, बैठ ही तो नहीं सकती, आपने धोखा दिया मुझे। मैं तो पुलिस के पास जाऊंगी। पर मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने मुझे पानी पिलाया। मुझे नहीं पता था कि पानी में नींद की दवा थी या क्या था, क्योंकि इतनी परेशानी में किसी को नींद कैसे आ सकती है। लेकिन मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और मेरा पति मेरे पास बैठा था। मैं डर कर उठ गई। मैंने पूछा, कौन उठा कर लाया है मुझे यहाँ। तो उसने कहा, इस घर में तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तो उठाना तो दूर की बात है। जाहिर है मैं ही उठा कर लाया हूँ अपनी जान को। मैंने कहा, मुझे जान मत कहो, तुमने झूठ बोला मुझसे और तुम्हारी माँ ने भी। मुझे लगा कि कोई झूठ नहीं बोला है, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन मेरी मम्मी ने तुमसे बात कर ली ना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने कहा, मैं कोई रस्म नहीं करूँगी। तो उसने मेरा बाजू पकड़कर ज़ोर से दबाया और कहा, मुझे वह मत समझना जो तुम समझ रही हो, नहीं तो वो खाल करूँगा, नहीं तो मुंह दिखाई की रस्म अस्पताल में ही होगी। मुझे वाकई उससे डर लग रहा था। मैं हैरान रह गई थी, किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप आए लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुंह दिखाई की रस्म भी हो गई और यह दिन भी गुजर गया। लेकिन मैं रात को अपने कमरे में नहीं जा रही थी। मैं क्यों जाती, पता नहीं वहाँ पर मेरे साथ क्या होता। मैं नहीं जाना चाहती थी और बाहर ही बैठी थी जब मेरी सास मेरे पास आई और बोली, क्या मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम सारी रात यहीं बैठी रहोगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आओ मेरे साथ। ऐसी बातें मत करो कि जिनके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं उनके कमरे में गई तो सामने का माहौल देख के हैरान रह गई। ये चीज़ें पहले तो उनके कमरे में नहीं थी। टेबल के ऊपर सोने के पता नहीं कितने गहने पड़े थे, बहुत सारे पैसे पड़े थे, 2 आईफोन पड़े थे और एक फ़ाइल भी पड़ी थी। फाइल को देखकर लग रहा था कि जैसे ज़मीन जायदाद के कागज़ होते हैं, ऐसी ही कोई फ़ाइल थी। फिल्मों में देखा था, लाल रंग की फ़ाइल थी, ऊपर कानूनी मोहर भी लगी हुई थी। मैं जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मेरी सास ने कहा,
मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बात है। और उसने मुझे कहा कि यह सामान जो यहाँ पड़ा है लाखों का नहीं करोड़ों का है, ये सब तुम्हारा है, तुम उठाकर अपने साथ ले जाओ। तुम इस सारे सामान का क्या करोगी, मैं तुमसे एक दफ़ा भी नहीं पूछूंगी। इसमें बहुत बड़ा बंगला है, उसके बाद ही और कुछ है, गहने हैं, सोने और हीरे के बहुत सारे पैसे हैं, 2 आईफोन हैं जो तुम अपने इस्तेमाल के लिए रख सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो वह भी मांग सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे कमरे में ब्रांड के कपड़े, सोना चांदी क्या क्या पड़ा है जो तुमने देखा ही नहीं, और तुम यहाँ से भागने की कोशिश में लगी हो। बस तुम्हें बदले में एक काम करना होगा। मैंने इन सभी चीज़ों को कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन आज ये सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी थी। लेकिन यह मामला इतना ज़्यादा सीधा नहीं था, बात इतनी बड़ी थी कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी मैंने सवाल किया कि मुझे क्या करना होगा, जबकि मैं जितना इन चीज़ों के लिए तरस रही थी मुझे तो सवाल भी नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैंने सवाल किया क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल था। उसने कहा कि बस तुम्हें मेरे बेटे को खुश रखना होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें ले जाएंगे। दुनिया के जिस कोने में हनीमून मनाने के लिए जाना चाहोगी तो मैं भेज दूँगी, और इसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ मिलता रहेगा, जो मांगोगी वो मिलेगा। बस मेरे बेटे को खुश रखना और उसकी ज़िंदगी से नहीं जाना, और यह बात किसी को भी मत बताना उस कमरे में क्या होता है और क्या होगा। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, समय नहीं है, अभी सोच कर बताना होगा। मैं सोच में पड़ गई। हमारे घर में तो कभी पनीर तक नहीं बनता था, और यहाँ पर तो मुझे सोने का निवाला मिल रहा था। मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। बस मैंने इतना ही सोचा कि दुख तकलीफ़ सहन कर लूँगी, लेकिन ये पैसे हाथ से जाने नहीं दूँगी। मैंने उनको कह दिया कि आप जो कहेंगी वही होगा, और दिल में सोच लिया कि इतनी ज़्यादा फरमाइशें करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगी। उसने कहा कि यह सारा सामान उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। मैंने देखा तो उस सामान में गाड़ी की चाबी भी थी। मैंने कहा कि कौन सी गाड़ी है, तो मेरी मम्मी जी ने जब बताया कि रेंज रोवर, मैं हैरान रह गई। मैंने वह सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन सामने ही मेरा पति बैठा था और मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने कहा कि हो गई तुम्हारी परेशानी ख़त्म, ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि छोटी सी बात है, जैसे मैंने कहा हो कि मुझे घर के काम नहीं करने और मम्मी जी ने नौकरानी रख दी हो। मैंने कहा कि हाँ, तकरीबन हो ही गया है। उसने कहा कि फिर आ जाओ मेरे पास, और अब नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरी वही हालत हो गई। मैं इस रिश्ते से और इस घर से भागना चाहती थी। मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। गरीब घर से लड़की इसलिए लाई थी ताकि वह ज़्यादा बातें ना करे, और तुम हो कि इतना कुछ मिलने के बाद भी बार बार इस तरह की हरकतें कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे ना, तो इस घर से नहीं बल्कि तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल दूंगी। अब मेरी सासू माँ मुझे धमकाने लगी थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं जब अपने पति के पास जाती और जब उसकी शक्ल देखती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। पहले सोचकर डर जाती थी कि क्या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी होगी। मैंने एक दफ़ा टीवी में देखा था कि आप अमीर रहकर दुखी रहना पसंद करेंगे या गरीब रहकर खुश रहना पसंद करेंगे। मेरी माँ पास बैठी थी और उसने कहा था कि गरीब रहकर खुश रहना पसंद करूँगी। मैंने कहा था कि क्या मम्मी, आप भी ना गरीब होंगी तो फिर खुश कैसे होंगी। तो मेरी माँ ने कहा, ये जो अमीर लोग होते हैं उनके पास सिर्फ पैसे होते हैं, वे बड़े बड़े घरों में रहते हैं और बड़े बड़े आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि वे सारा समय पैसे कमाने में ही गुजार देते हैं। उनके पास परिवार को देने के लिए पैसे तो होते हैं लेकिन समय नहीं होता। और एक बात मेरी याद रखना, जिस इंसान को पैसे का लालच होता है उसकी उम्र बड़ी कम होती है। जब उसे पैसे मिल जाते हैं और वह अपने दिल में दबे सारे सपने पूरे कर लेता है तो फिर उसे प्रेम की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर उसे प्रेम नहीं मिलता और फिर उसे पैसों से भी नफ़रत हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने आईफोन इस्तेमाल किया, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, अपनी पसंद की जगह पर खाना खा लिया, अपने घर वालों के लिए भी काफ़ी कुछ खरीद लिया, इधर उधर फिर लिया, इतनी शॉपिंग की कि सामान रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अब मेरे दिल में और कोई शौक़ नहीं था। सपना यह था कि मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं,
लेकिन अर्जुन के साथ मेरी ज़िंदगी कभी भी अच्छी होने वाली नहीं थी, इसलिए मैं बार बार परेशान हो रही थी और इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। जब मैं अपनी रेंज रोवर गाड़ी में बैठकर अपने घर गई तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी। मेरे हाथ में 2-2 आईफोन थे। मुझे पता नहीं मैंने कितने लाख का सूट पहना था और मेरे पास पैसे ही पैसे थे। वह सब मुझे देखकर हैरान रह गई। मुझे भी उस वक्त बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा एक सपना पूरा हो गया, वरना मैं कैसे इन सब के सामने इतना कुछ कर सकती। सब कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत खुल गई है। मैंने कहा कि हाँ, भगवान ने बड़ी कृपा की है मुझ पर और इसलिए यह सब कुछ हुआ है। मुझे उस वक्त बहुत मज़ा आ रहा था। वो मुझसे पूछते थे कि ये सूट कितने का है, पर्स कितने का है, ये जूते कितने के हैं, फ़ोन कब लिया तुमने, गाड़ी तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। मैंने उनको भी पैसे दिखाए। मुझे पैसे की कमी नहीं थी। अब बस सब मेरे सामने ऐसे कर रही थी कि जैसे मैं कोई शहजादी हूँ और वह सारी की सारी मेरी बांदियाँ हैं। मुझे वाकई ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी महाराज की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। मैं उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर गई थी, लेकिन जब वापस आई और अपने पति को देखा तो मुझे उल्टी आ गई, क्योंकि इसी तरह की हालत में सर कट रहा था। मैं जब कमरे में आई तो कमरे में एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना लगा हुआ था। मैंने कहा कि यह क्या है? तो उसने कहा कि तुम्हें तो पता है अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमें तो खुश रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये गाना लगाया। अब तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें लुभाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब? और उसके बाद वो ऐसी हरकतें करने लगा कि मुझे उल्टी आने लगी और इस बात पर वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुमने तो सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया। मैं चुप थी, लेकिन उसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। आज मम्मी जी ने मुझे देख लिया और मैंने बता दिया कि सब कुछ कैसे हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर लेती कि अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है, वरना तुम्हारे पास ये जो चीज़ें हैं, सोचो क्या ये सभी के पास होती हैं? ये आसानी से नहीं मिलती। हमारे बाप दादा की कमाई है ये जो तुम पर लुटा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा शेर जैसा बेटा खुश रह सके। मैंने कहा कि शेर जैसा बेटा? आप उसको बेटा कहते हैं? आपको पता भी है कि वह शेर जैसा बेटा नहीं है। आपको पहले से अपने बेटे के बारे में पता था, फिर भी आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। सब कुछ पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। मेरी माँ का अंदाज़ा ठीक था। माँ का तो दिल ही ऐसा होता है, उसके पास भगवान की आंखें होती हैं। लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया था। उन्हें तो लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना आपके शेर जैसे बेटे को अभी तक रिश्ता क्यों नहीं मिला? 36 साल का हो गया है वह, और मुझे देखें, मैं सिर्फ 21 साल की हूँ। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आपके बेटे की ज़िंदगी बाकी मर्दों की तरह नहीं है। कब तक मेरे मुंह और हाथ में पैसे पकड़ाकर मुझे चुप करवा कर रखोगी? क्या खरीदूं मैं इन पैसों से? क्या मैं इन पैसों से सुख खरीद सकती हूँ, संतान खरीद सकती हूँ, जो आपका बेटा मुझे कभी नहीं दे सकता? हाँ हाँ, आपका बेटा सिर्फ नामर्द नहीं, किन्नर है। शादी वाले दिन मेरी दोस्त ने यही कहा था कि तुम्हारा पति मर्द नहीं बल्कि किन्नर लगता है। सासू माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और दूसरा थप्पड़ भी मारने लगी थी कि उनका हाथ रुक गया। सासू माँ ने कहा कि बदजुबान बदचलन, एक तो तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऊपर से तू हमें ही बातें सुना रही है। ठीक है, फिर निकल जा इस घर से और जाकर बैठ जा अपने बाप की गर्दन पर। अरे, यह जो आज इतनी सारी सौंकियाँ बिखेर रखी हैं, क्या जवाब देगी सबको कि क्यों अचानक से बात तलाक तक पहुंच गई? मेरे बेटे को फिर से कोई मिल जाएगी, बहुत मिलती है तेरे जैसी दौलत पर मरने वाली। तूने भी तो पैसे ही देखे थे, वरना क्या तुझे नहीं पता था कि बात में कुछ गड़बड़ है? अरे, अपनी माँ की बात मान लेती। अगर इतनी ही तेरी माँ अंतर्यामी थी तो उसको पता होना चाहिए था कि मेरा बेटा क्या है। वह मेरा शहजादा बेटा 10 साल के बाद पैदा हुआ है। पता नहीं कितने मंदिरों में जाकर चढ़ावे चढ़ाए हैं। मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कहाँ कहाँ तक नहीं गई मैं, क्योंकि इस खानदान को एक औलाद की ज़रूरत थी, वरना सारे पैसे, ये घर, ये गाड़ियाँ, ज़मीन मेरे पति के भाई के बच्चों के पास चली जाती। लेकिन भगवान ने कृपा की हम पर और एक बेटा दे दिया। मैंने कहा कि बेटा नहीं है, वैसे इससे तो अच्छा होता कि वह बेटी होती, क्योंकि जब मैं कमरे में थी तो मेरे पति ने गाना लगाया था
और उसी पर वह औरतों वाले कपड़े पहनकर डांस करके मुझे दिखाना चाहता था। लेकिन जब मुझे उल्टी आ गई तो उसने कहा कि तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया है। शादी की पहली रात भी उसने मुझे यही कहा था कि यह सूट जल्दी से बदल कर आओ और मैंने तुम्हारा शादी का लहंगा पहनकर देखना है कि मुझ पर कैसा लगता है। उसकी माँ ने उसे शादी पर मुश्किल से मर्दों वाले कपड़े पहनाकर, चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाकर, बाल कटवाकर एक मर्द बनाने की कोशिश की थी। इस तरह से उसे देखा जाए तो उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि बड़ा ही कोई गोरा सफ़ेद और नर्म हाथ पाँव वाला मर्द है। लेकिन ऐसा कौन मर्द होता है। मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि अब तू इस रिश्ते से निकल नहीं सकती, और अगर तुझे निकलना है तो यह जो पिछले 2-3 महीने से तू खर्च कर रही है वह लाखों में पहुंच गया है। वह सारे पैसे वापस कर दे, फिर मेरा बेटा तुझे तलाक देगा। नहीं तो हमारे पास इतना पैसा है कि सारी ज़िंदगी केस चलता रहेगा और तुम यहीं बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी। मैं डर गई और मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो आप कहेंगे मैं करूँगी। बस मैं ऐसे ही परेशान हो गई थी। मेरी सासू माँ ने कहा, ठीक है, दोबारा ऐसी बात ना करना। अरे मैं भी समझ सकती हूँ, इंसान घबरा जाता है, लेकिन एक बार आसपास तो देख। तू इस महल की रानी है, तू तो मेरी बेटी है। मुझे बेटे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने हमेशा से एक बेटी ही मांगी थी। पर बेटी से मेरा काम नहीं चलता, इसलिए भगवान से बेटा मांगा था। और अर्जुन इतना भी बुरा नहीं है। अगर तू उसके साथ उसकी बात मानकर रहेगी तो वह तुझे बहुत खुश रखेगा। अब मैं अर्जुन के साथ उसकी तरह की ही बातें करती। कभी वह कहता कि मेकअप करो तो मैं भी उसके साथ मेकअप करने लग जाती। मेरे सारे कपड़ों को पहन पहन कर मुझे दिखाता। मुझे बहुत अजीब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाल कर यह सब कुछ देखती रहती थी। लेकिन अब इस रिश्ते का अंजाम क्या होने वाला था। मुझे तो लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, और 2 साल तो गुजर भी गए थे। अपने माँ बाप से ना जाने कितने झूठ बोले, दुनिया वालों को यह दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ। रातों को उठकर रोती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। कभी कभी दिल करता था आत्महत्या कर लूँ ताकि मेरी जान छूट जाए, लेकिन वह भी नहीं कर सकती थी। बहुत परेशान रहती थी। लेकिन एक दिन भगवान को मुझ पर दया आ ही गई और पता चला कि मेरी मम्मी जी और अर्जुन एक साथ मार्केट गए थे और रास्ते में गाड़ी का हादसा हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। अर्जुन तो मौके पर ही इस दुनिया से चला गया था। मेरी सासू माँ को बस इतना कहने की मोहलत मिली थी कि मुझे माफ़ कर देना, और वह चली गई। और आज उनकी सारी की सारी दौलत मेरे पास है। जब मैं किसी को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ तो वह कहता है कि मैंने अपना पति दुनिया से भेजा है और यह कहानी झूठी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा पति तो नामर्द था, ये झूठ बोलती है, किसी और के साथ चक्कर चलाया है। लेकिन जो सच है, मैंने इस कहानी में आप लोगों को वही बताया है। मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई है ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया में ऐसा भी होता है। हाँ, वह इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन उसकी माँ बड़ी चालाक थी। उसकी तस्वीर उसे मर्द का रूप देकर ही बनवाती थी, इसलिए कोई यकीन नहीं करता। लेकिन कोई यकीन करे ना करे, आज मेरे पास इतना कुछ है कि मुझे किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को भी अपने साथ ही रखा है और अब तक किसी से शादी नहीं की है, क्योंकि इस बात को 3 साल हो गए हैं और अभी मेरी उम्र 26 साल है। मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ और ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, मेरी दौलत से नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि मुझे भी तो सज़ा मिलेगी। ये जो पैसे होते हैं ना, ये इसी तरह के होते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे सच्चे दिल से प्रेम करने वाला कोई भी मर्द मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सपने और इच्छाएं हैं जो मैंने अपने लिए देखे थे। मेरे माँ बाप खुश हैं, उन्होंने जो चाहा मैंने उनको लेकर दिया। वह अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, उनको भी असली बात का पता ही नहीं है। बताओ भी तो वो यकीन नहीं करेंगे। बस ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन आखिर में यही कहना चाहूँगी कि पैसों से आप कुछ नहीं खरीद सकते। पैसों से आप सिर्फ चीज़ें खरीद सकते हैं, और चीज़ें आपको कभी खुश नहीं करती। आपको तो इंसान खुश करते हैं। बस इसलिए यह कहानी भी सुना रही हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने तो इतना बर्दाश्त किया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।